Hello friend, let's discuss Odisha TGT Science PCM solution of 6 March batch 1, and this is part 3 in which we will discuss question number 71 to 80. Question number 71, an object weight 700 gram weight on the surface of the earth. How much will it weight on the surface of planet whose mass is 1/7 of the mass of earth and the radius is half of that of the earth? देखो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि वेट होता क्या है। वेट होता है मास टाइम्स कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है आपकी बॉडी पर। तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास कोई भी प्लेनेट है तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है अपॉन में आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। आर मतलब उसकी सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। In this case, body can be ignored, means the size of the body can be ignored. So we can take gm upon में radius of that planet r square, gm upon में r square. तो weight स्मॉल g पर डिपेंड करेगा। स्मॉल g किस पर डिपेंड करेगा? मास ऑफ द प्लेनेट पर और उसके रेडियस पर। तो अर्थ की बात अगर हम करें तो अर्थ के केस में वेट हमें गिवन है, तो वेट कितना है 700 ग्राम वेट। और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा m इंटू में g मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर के इक्वल होगा। अब दूसरे प्लेनेट पर चलते हैं। आजकल इसरो काफी काम भी कर रहा है दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए। अब दूसरे प्लेनेट पर चलते हैं तो दूसरे प्लेनेट का जो मास है mp मान लेते हैं, वो 1/7 है मास ऑफ अर्थ के। और रेडियस जो है दूसरे प्लेनेट का rp में इसको बोल देता हूँ, वो है 1 इज द हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि आर। तो वहां पर वेट कितना होगा? वहां पर जो वेट होगा डब्ल्यू डैश वो इक्वल होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो तो खैर मास चेंज नहीं होता है, इनटू में जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में रेडियस ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर। ठीक है, मास यहाँ पर भी उतना ही, मास वहां पर भी उतने का। जो फर्क आएगा वेट में वो मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट के चेंज होने की वजह से चेंज आएगा वेट में। नाउ डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल टू एम जी। देखो मास ऑफ प्लेनेट कितना है? 1/7 है मास ऑफ अर्थ के, और रेडियस क्या है? रेडियस उसका आधा 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका स्क्वायर कर देता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ दैट बॉडी अपॉन में। देखो ये कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। पर 7 1/2 का स्क्वायर करना है ना, 1/4 और रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, तो 4 जाएगा ऊपर। तो डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल टू 4/7 जी एम ई एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, गिवन भी है। ये क्या है? ये वही है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वो जो वेट उसका अर्थ पर है। तो W ये 4/7 इंटू में वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ, चलो इसको W बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन का वेट होगा दूसरे वाले प्लेनेट पर W डैश, वो 4/7 होगा, जितना भी वेट उसका अर्थ पर था। तो बस वेट ऑफ द अर्थ तो हमें पता है कितना है 700, तो 4/7 ऑफ 700 ये तो आ जाएगा 100। तो वेट ऑफ द पर्सन ऑन दैट प्लेनेट विल बिकम 400 ग्राम वेट WT। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इट्स वैल्यू एट द हाइट ऑफ 64 फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी होगी? तो 64 किलोमीटर है ये। देखो मैंने इससे पहले पेज 2 में 7 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको बताया कि अगर आप अर्थ के ऊपर जा रहे हो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आ जाता है। तो h हाइट पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है जी आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है h हाइट पर जी 1 - 2h अपॉन में आर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हाइट बहुत कम हो रेडियस ऑफ अर्थ से, यानी कि वो 1 किलोमीटर के लगभग उससे ही कम हो, तो तब उसका इस्तेमाल होता है। अगर आप डी डेप्थ नीचे जा रहे हो तो जी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा G1 - D अपॉन में आर। फिलहाल क्योंकि ये 64 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर से तो काफ़ी ज़्यादा ही है, तो इसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो G मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट h विल बी इक्वल टू G
रेडियस ऑफ द अर्थ अपन में r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो g की वैल्यू कितनी 980, यूनिट चेंज नहीं करनी, यूनिट वही है सब आंसर में। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, गिवन नहीं है बट इतना ही होता है, अपन में r प्लस एच, तो r रेडियस ऑफ अर्थ मतलब 6400 प्लस में 64, तो इसका हम करेंगे स्क्वायर। नाउ 980 अपॉन में 6400 अपॉन में, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे सो विल गेट 6464, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी 960.40, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल विच अंडरगोस एसएचएम एंड परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपको बता देता हूँ कि एम्पलीट्यूड पूछा है एसएचएम में, एम्पलीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो जो पोजीशन होती है उसकी x इक्वल टू x नॉट मतलब मेन पोजीशन, x नॉट इज द एम्पलीट्यूड cos ओमेगा टी या sin ओमेगा टी भी हो सकता है, डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन क्या है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं पोजीशन का तो वो वेरी करता है इस तरह से, ठीक है। अब वो मैक्सिमम कितना वेरी करेगा उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल, एम्पलीट्यूड को किसी किसी बुक में ए से या x नॉट से डिनोट किया जा सकता है। अब अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कल में जा रहा है तो उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो उसके रेडियस के इक्वल ही होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा इट विल आल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 74, देखो the greatest height h due to which a body can rise projected upward with the velocity u। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप u स्पीड से ऊपर फेंक रहे हो तो आपको पता है कि एक एट द पीक पॉइंट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। नाउ क्योंकि यहाँ पर फ्री फॉल मोशन होता है तो मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इन इक्वेशन को याद कर लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं इस्तेमाल करूंगा थर्ड वाले क्योंकि टाइम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है पीक पॉइंट पर 0, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u है, u का स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो रिटार्डेशन होता है तो उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू g के इक्वल होगी, माइनस होगी। और h हाइट ले लेते हैं तो हमें u और h में तो रिलेशन चाहिए, तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 2gh। हाइट चाहिए थी तो हाइट इक्वल टू कितना होगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब ऑप्शन बी। 75 मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, TIR के लिए लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। TIR फर्स्ट पार्ट में लाइट रे जानी चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में। तो एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 75 done. Now 76, if c is the velocity of the light in vacuum and v is the velocity of light in material, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मटेरियल मतलब म्यू और सी वी में रिलेशन पूछा तो सिंपल म्यू इक्वल टू होता है सी वी। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। मान लो कि हमारे पास कोई मीडियम 1 है और लाइट रे मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 को हम एयर कंसिडर कर लेंगे बाद में। अब लेट इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो v1 और v2 यहाँ पर स्पीड है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उसको मैं ऐसे लिखते हैं μ2 अपॉन में μ1। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी उसमें स्पीड कम हो जाएगी। तो μ2 अपॉन μ1 क्योंकि इन्वर्सली स्पीड पर डिपेंड कर रहा है तो ये बराबर होगा v1 अपॉन में v2 के, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। लेट अस टेक नाउ μ1 को हम एयर ले लेते हैं। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1 और स्पीड ऑफ लाइट वो होती है c के इक्वल। तो μ2 को म्यू लिखो, ये ले लो 1, v1 कितना c स्पीड ऑफ लाइट हमने लिया और ये यहाँ पर स्पीड v ले लेते हैं। तो ये तो एक हो गया जनरल फॉर्म।
ये हो गया कि उसकी स्पेशल फॉर्म जब पहला मीडियम एयर। तो सिंपली बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिटेल में मैंने बता दिया कैसे आया, m इक्वल टू सी अपॉन में v। 77 if a liquid enters a section of tube of radius 5 cm जिसकी वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड, the velocity with which the another section of tube of radius 4 cm, यानी कि मतलब ये कि लेट हमारे पास एक पाइप है जो कि वेरिएबल रेडियस का है, ठीक है, उसका एक तरफ का रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। जब ये एंटर कर रहा है लिक्विड तब उसकी स्पीड है, मैं इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2, तब उसकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो निकलेगा V2 बताना है। तो एक होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड का, वेलोसिटी का, वो होता है कांस्टेंट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A1 V1 इक्वल होगा A2 V2 के, अब क्योंकि ये क्या है सर्कुलर एरिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर इंटू में V1 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू में V2। तो पाई से पाई अगर मैं कैंसिल कर दूं तो R1 का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू कितना आएगा, R2 का स्क्वायर इंटू में V2। तो हमें ना V2 फाइंड करना है, तो V2 यहाँ से कितना हो जाएगा, V2 विल बिकम R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू में V1। अब सब वैल्यू पुट करेंगे, R1 कितना है 5, R2 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर इंटू V1 कितना है 16। तो देखो ये हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू 16, 16 से 16 कैंसिल करो तो ये कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 78, द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज 1200 मीटर पर सेकेंड। अ शिप सेंड्स अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इन सी एंड रिसीव एन इको आफ्टर 2 सेकेंड। तो आपको बताना है डेप्थ कितनी होगी। एक्चुअली जो सोनोमीटर होता है उसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई शिप है और वो फ्लोट कर रही है, अब वो अपने सिग्नल को नीचे डीप वाटर में सेंड करती है सिग्नल को। अब सिग्नल जब जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे, उसको रिसीवर रिसीव करेगा, तो हमें ये बताना है डेप्थ कितनी होगी। अब जो सिग्नल ये वापस सुन पा रहा है उसमें टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का, और जो स्पीड है वो है 1200 मीटर पर सेकेंड। तो ये डेप्थ कितनी होगी। अब देखो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। जब एक्सीलरेशन ना हो बॉडी में तब होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। उसने रियली में जो डिस्टेंस कवर किया, लेट उसकी डेप्थ है d, तो d डेप्थ वो नीचे गया और फिर वो d हाइट ऊपर भी तो आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। d क्या है, डेप्थ है जो हमें फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा, सो इट विल बी स्पीड इंटू में टाइम t। डेप्थ निकालना है तो डेप्थ के लिए स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो टाइम में और उसका कर दो आधा। सो इट विल बी इक्वल टू v कितना है 1200, टाइम कितना है 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 1200 मीटर ओनली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1200 मीटर। 79, the intensity of sound depends on the amplitude of the pressure variation with the sound wave. The threshold of the hearing of any human being कितनी होगी। मैंने आपको रेंज बताई थी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ये क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है, ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि ह्यूमन आराम से सुन सकता है। ऐसी जो थ्रेशोल्ड है ह्यूमन ईयर की वो होती है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखना, एक लॉजिकल नहीं कह सकते, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 80, इफ अ गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ देन द लाइट फ्रॉम द गैलेक्सी इज ऑब्जर्व्ड ऑन द अर्थ सरफेस हैज। देखो वैसे तो ये जो क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है, इसका मैं रीजन समझाता हूँ क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट को मैंने 7 मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था। डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज हो जाएगी। अब वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है डिपेंडिंग कि वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, ठीक है।
अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, भले ही ये रुका हुआ ये इसके पास है या ये रुका हुआ ये इसके पास है, भले दोनों एक दूसरे के आसपास आ गए, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है। दूसरा, अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे से दूर जा रहे हो या दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी होती है कम। ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई गैलेक्सी दूर जा रही है, रिसीडिंग मतलब दूर जा रही है, इट इज मूविंग फार फ्रॉम द अर्थ, तो जो लाइट होगी गैलेक्सी में जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो कैसी होगी, कौन सा शिफ्ट होगा ये बताना। देखिए, जब वो दूर जा रही है तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया, जब वो दूर जाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, तो फ्रीक्वेंसी होती है कम। अब विबग्योर का इस्तेमाल कर लेते हैं। विबग्योर में क्या होता है कि जब आप यहां से इस तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ तो इंक्रीज करता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हमें जो लाइट ऑब्जर्व होगी वो वाली ऑब्जर्व होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी कम। अब इन सब में से आप ये देख लो कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी है। तो जब आप वॉलेट से रेड की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, इसका मतलब सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, रेड कलर की। तो हमें यहाँ पर रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर वो पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तब हमें वॉलेट कलर देखने को मिलता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।